इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सेल्फ ऑब्जर्व करते टाइम या कहें सेल्फ अवलोकन के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मतलब हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, और समझेंगे कि हमारे बिलीव्स और माइंडसेट में क्या रिलेशन है। आपने प्रीवियस सेशंस अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एज एन ऑब्जर्वर मैंने ऑब्जर्व किया है ये कि एक पैटर्न है जिसे हम जीवन के हर क्षेत्र में जाने अनजाने ही सही मगर फॉलो करते हैं। वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारे बिलीव्स, मान्यताएं हमारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती हैं, मतलब हमारी मानसिकता को मजबूत करती हैं, और स्ट्रांग माइंडसेट ही हमारी लाइफ फिलॉसफी को डेवलप करता है, मतलब हमारे जीवन दर्शन को विकसित करता है, और हमारा दर्शन ही हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। ठीक वैसे जैसे एक नदी जब अपने स्रोत से, अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है तो उसे पता होता है कि समुद्र में मिलना है, डायरेक्शन पता होती है, गोल मालूम होता है, मगर रास्ता पता नहीं होता। फिर वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलती है। चाहे रास्ते में पहाड़ हों, चट्टानें हों, वो समुद्र में मिल ही जाती है। इसी प्रकार जब हम अपनी फिलॉसफी अनुसार जो भी दिशा चुनते हैं तो हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है और हम एक्शन भी ले पाते हैं। फिर चाहे जितनी अड़चनें आए, हम ग्रो करते रहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारे बिलीफ्स पे ही हमारा माइंडसेट निर्भर करता है, और हमारा माइंडसेट ही हमारे जीवन दर्शन को डेवलप करता है, जिससे हमारे जीवन को डायरेक्शन मिलती है, और इस डायरेक्शन को फॉलो करके ही हम ग्रो करते हैं। क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है जैसे डिमोटिवेटेड फील करना, किसी काम में मन ना लगना, डायरेक्शन लेस लगना, या फंसा हुआ महसूस करना? इन सब की वजह कमजोर माइंडसेट भी है, जिसे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की मदद से या कहें सेल्फ अवलोकन की मदद से ठीक कर सकते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपसे जल्दी से शेयर कर देता हूँ। ड्राइव करते हुए बिल्कुल ना सुने, ईयरफोन्स हैं तो यूज करें। ये सेशन आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा, इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करेगा, इसलिए स्क्रीन पे नहीं, अपने मन पर नजर रखिए। इसको प्रवचन या लेक्चर माइंडसेट से ना सुने, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। डिस्क्लेमर, आपकी फीलिंग्स, बिलीव्स को हर्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हर वर्ग और उम्र के लोग समझ सकें, इसलिए भाषा को सरल रखा है। आपने सुना होगा फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे असफलता के डर से रिस्क लेने से बचते हैं। वो अक्सर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि समय के साथ उनकी क्षमताओं को विकसित और बेहतर किया जा सकता है। वे असफलता को सीखने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखते हैं। वो चेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपका इनमें से कौन सा माइंडसेट है, फिक्स्ड या ग्रोथ? मैं जानता हूं आप कहेंगे ग्रोथ माइंडसेट, मगर क्या आप जानते हैं कि जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपका अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। जैसे फैमिली और रिलेशनशिप को लेकर कईयों का फिक्स माइंडसेट होता है, और कैरियर और फाइनेंस में ग्रोथ माइंडसेट। कहने का मतलब बस इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि जीवन के किस एस्पेक्ट में हम क्या माइंडसेट रखते हैं। चलिए एक किस्से से इसे समझते हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और है या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके 2 बार नाक से सांस खींच के एक साथ मुंह से छोड़िए, मतलब डबल इनहेल एंड सिंगल एक्सहेल। ऐसा बस 3 बार कीजिए। इंस्टेंट रिलैक्स फील होगा, फोकस बढ़ेगा और स्ट्रेस भी कम होगा। आपको बस अपने मन पर नजर रखनी है। ध्यान से देखिएगा कि उसने आपके लिए क्या क्या बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। मन खुद आपको बताएगा। संडे का दिन है और सुबह सुबह आपके घर
एक दूर के रिलेटिव आते हैं। आप उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाते हैं और चाय नाश्ता लेने किचन में चले जाते हैं। थोड़ी देर में पिताजी आपके पास आकर बोलते हैं, जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हें अंकल के साथ कहीं जाना है। आपने पूछा कहाँ जाना है, तो कहते हैं वो सब रास्ते में पूछ लेना, अभी तैयार हो जाके। आप तैयार होके आते हैं और अंकल के साथ कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पे आप पूछते हैं कि अंकल हम जा कहाँ रहे हैं, तो वो कहते हैं, बेटा जब आप पैदा हुए थे तो आपके पापा ने आपके नाम पर एक जमीन ली थी, वही देखने जा रहे हैं। क्या आपको बताया नहीं जमीन के बारे में? आपने बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया, वो तो मुझे आपसे पता चल रहा है। अंकल हंसते हुए बोले, फिर ये तो और अच्छी बात हुई, तुम्हारे लिए सरप्राइज हो गया। आपने पूछा कहाँ पे ली है जगह? वो बोले, हाईवे पे ही है, तुम्हें पसंद आएगी। आपने पूछा एरिया कितना है, तो अंकल बोले, इतनी जगह है कि तुम्हें बाहर से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप बीच में बोल पड़े, क्या मतलब? क्या पापा ने आपको बताया है कि ये जमीन किस लिए ली है? वो बोले कि इस बारे में ज्यादा बात तो नहीं हुई तुम्हारे पापा से, मगर कह रहे थे कि जब तक तुम शादी के लायक होगे तब तक ये जगह डेवलप हो जाएगी, और क्या पता नगर निगम में भी आ जाए। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगा कि पिताजी ने आपके लिए कितना कुछ सोच रखा है। 1 घंटा जब हो गया चलते चलते, तो आपने पूछा अंकल से, अभी और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? अंकल बोले, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, अगले मोड़ से 3 किलोमीटर ही अंदर है, बस क्रॉसिंग बंद ना मिले। आपने बोला, क्रॉसिंग भी पड़ती है? वो बोले, हाँ तो क्या हुआ? आप गहरी सांस लेके बोले, कुछ नहीं। घंटा भर क्रॉसिंग में खड़े होने के बाद जब आपकी कार एक गांव के पास पहुंची, तो आपने पूछा अंकल से, क्या हम पहुंच गए? अंकल बोले, हाँ बस कार साइड में पार्क कर दूं, फिर चलते हैं। आपने कहा, क्या कार नहीं जा पाएगी? वो बोले, पहले चली जाती थी, अब इतनी पतली कर दी हैं गलियां इन्होंने कि कार लेके कोई बेवकूफ ही घुसेगा। तुम तो जानते ही हो गांव में सड़कों का क्या हाल होता है, सब रास्ता घेरे रहते हैं। पतली गलियों से होते हुए आप जब एक खुली जगह पे पहुंचते हैं, तो अंकल ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और एक पुराना लोहे का गेट खोलते हुए बोले, पूरे 2 बिस्वा जगह है। आपने अंदर जाके देखा कि प्लॉट की आधे से ज्यादा बाउंड्री गायब है और आधा प्लॉट कूड़े और गोबर के ढेर से भरा हुआ है। बाकी के हिस्से में भैंसें बंधी हुई हैं। आपने पूछा अंकल से, ये भैंसें किसकी हैं? अंकल मजाक में बोले, ये अपनी नहीं है, कोई बांध गया होगा, 10-12 साल से खाली जो पड़ा है प्लॉट। तभी आपको बहुत तेज बदबू आई। आपने बगल की बाउंड्री से जब झांक के देखा, तो एक बड़ा गंदा नाला ठीक बाउंड्री से लगा हुआ बह रहा है। आप बोल पड़े, ये नाले के पास जगह लेने की क्या जरूरत थी, इतना बुरा महक रहा है। अंकल बोले, अरे जब लिए थे तो आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था, इस गांव में मुश्किल से 4-5 ही घर थे, अब आबादी बढ़ गई है, क्या पता इसीलिए निकाल दिए हों। आपने बोला, अंकल यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो सांस लेना भी दूभर है। अंकल बोले, अरे इतनी क्या जल्दी है, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अंकल एक तरफ इशारा करके बोले, ये देख रहे हो, यहाँ तुम्हारा किचन होगा, इसके पीछे 2 बड़े बड़े रूम भी हैं, पूरे 3 फीट गहरी नींव डलवाई है। ये देखो, ये रहा ड्राइंग रूम, ये नक्शा तुम्हारे पापा ने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, बताओ कैसा लगा? आप बोले, पापा ने सोचा है तो ठीक ही है, क्या आप घर चले? अंकल बोले, क्यों, पसंद नहीं आया? आपने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा है। वापस घर लौटते वक्त अंकल पूरे रास्ते जमीन की खूब तारीफ करते रहे और आपको घर के मेन गेट पे छोड़ के चले गए। घर में घुसते ही पापा ने पूछा, कैसी लगी जमीन? आपने कहा, जमीन तो ठीक है, मगर ये जगह दिलवाई किसने आपको? पापा बोले, उन्हीं से तो ली है, ये उन्हीं की जमीन थी, क्या तुम्हें बताया नहीं वो? अब आपको सब क्लियर हो गया कि रास्ते भर अंकल इतनी तारीफों के पुल क्यों बांध रहे थे।
आप पिताजी के पास जाके बैठ गए और अब क्या हालत हो गई है जमीन की सब बताने लग गए। और बताते बताते आपके मुंह से निकल गया कि वो जगह अब बिल्कुल रहने लायक नहीं है। पिताजी ये सुनते ही उठ के अपने कमरे में चले गए। शाम को मम्मी ने गुस्से में समझाया कि तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है, जब बात करने की तमीज ना हो तो ना बोला करो। तुम्हारे पापा ठेकेदार को एडवांस दे चुके हैं, अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा और ये सारा काम तुम्हें ही देखना है। पापा थोड़े ही दौड़ भाग करेंगे। आप समझ गए कि घर वालों ने मन बना लिया है, अब कुछ कहना बेकार है। सोते समय आप उलझन में तो हैं, मगर एक सुकून भी है कि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन ने आपको अपनी कुछ सीमाओं से अवगत करा दिया होगा। इस पूरी घटना को अब मानसिक तल पे समझते हैं। जब आप पैदा हुए तो आपके पिताजी ने उनके हिसाब से एक अच्छी जगह ली और ये सोच के ली कि आपको भी पसंद आएगी। कल को आप वहां पे अपनी फैमिली के साथ रहोगे। वो तो उनको समय नहीं मिला, वरना तो पूरा घर बना के आपको गिफ्ट करते। अभी तो सिर्फ नींव ही भरवा पाए हैं। समाज ऐसे ही चलता है, हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को जो उसे बेहतर लगता है वो देना चाहती है। और मजे की बात यह है कि भले ही आपको कुछ और मिले या ना मिले, मगर एक चीज हमेशा मिलती है और वो है बिलीफ्स, मान्यताएं, बिल्कुल उस नींव की तरह जो आपको जमीन पे खींची मिली। और समय के साथ जो दीवार इस नींव पे खड़ी होगी वही आपका माइंडसेट होगा। और इसीलिए जितने गहरे बिलीफ्स उतना मजबूत माइंडसेट। अब तक आप इसी फॉर्मूले से अपने जीवन की तमाम समस्याओं को हल करते आए हैं। इसमें आपको कामयाबी भी मिली है, मगर फिर भी आप फंसा हुआ या कहें डायरेक्शन लेस महसूस करते हैं। चलिए वापस चलते हैं आपकी जमीन पे। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये नींव क्या है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये जमीन क्या है जिस पे आपकी नींव पड़ी है? ये जमीन है सत्य, द ट्रुथ। एक नींव को मजबूती और स्टेबिलिटी जैसे जमीन से मिलती है, ठीक वैसे ही आपके बिलीफ्स को मजबूती सत्य से मिलती है। सत्य बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एक अलग से सेशन में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सत्य के कुछ गुण जान लेते हैं। सत्य अडिग है, वो बदलता नहीं है, या कहें उसको बदलना इंसान की क्षमताओं के परे है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसे आप नहीं बदल पा रहे वो भी सत्य है। वो आपका कमजोर माइंडसेट है। अक्सर हम अपनी रियलिटी को सत्य मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि ये कभी नहीं बदलेगी, और इस पे इतना निर्भर हो जाते हैं कि ये आगे चलकर हमारी कमजोरी का कारण बन जाती है। यहाँ तक कि हमारी सोच को भी संकीर्ण कर देती है। जैसे मान लीजिए आपका मैनेजर बहुत रूड है, और अगर ये बात आपके मन में बैठ जाए कि सारे मैनेजर रूड ही होते हैं, मतलब आपने इसे सत्य मान लिया, तो ना आप जॉब चेंज करेंगे और ना ही इसकी कभी कंप्लेन करेंगे। बस मन ही मन घुटते रहेंगे और यही सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इसकी वजह बस इतनी है कि आपने उसे सत्य मान लिया है जो नहीं है। सैम्बो मेंटेलिटी और स्टॉकहोम सिंड्रोम इसी की देन है। एक रियलिटी चेक हमें डिमोनेटाइजेशन ने भी दिया था। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि 1000 और 500 के नोट सरकार एक साथ बंद कर सकती है? आप तो उन नोटों को सत्य मानकर दिन रात मेहनत करके कमाने में लगे थे। कैसे आपके पास होते हुए भी वो कागज के टुकड़े बन गए, याद है आपको? असली ताकत भी सत्य ही देता है। जैसे सत्य की ताकत एक पत्थर को भगवान बना देती है, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सत्य की शक्ति स्वयं भगवान को एक पत्थर में प्रकट कर सकती है और उसे शिवलिंग बना सकती है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक छोटा हाथी का बच्चा ये सत्य मान लेता है कि उसकी लोहे की चेन उससे कभी नहीं टूटेगी, तो वो जब वयस्क हो जाता है तब भी उसी से बंधा रहता है और उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता।
आपके जीवन में सत्य ही वैल्यू भी ऐड करता है। आपका व्यक्तित्व उतना मजबूत होगा जितना आप में सत्य है। मतलब आपकी पर्सनालिटी भी सत्य पे ही डिपेंड करती है। सत्य अच्छाई और बुराई से, सही और गलत से परे है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अंतर जगत और बाहरी दुनिया में जो बिना बदले बदलाव को घटित होते हुए देख रहा है, वही सत्य है। अंतर जगत और बाहरी दुनिया में जो बिना बदले बदलाव को घटित होते हुए देख रहा है, वही सत्य है। जैसे 11 महीने में आपकी बॉडी का हर एक सेल नष्ट होकर नया हो जाता है, मगर आपकी आत्मा वही रहती है। जैसे नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के हर एक एग्जाम का उद्देश्य सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की तुलना मात्र ही रहता है। आपको सिर्फ इतना अवलोकन करना है, मतलब ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी मान्यताएं आपकी सत्य पर आधारित हैं, या वो विचार जो दिन भर आपके मन में तैरते रहते हैं, क्या वो सत्य पे आधारित हैं? और जो सत्य पे आधारित नहीं है, उनसे जितना जल्दी हो सके पल्ला झाड़ लें, वरना वो बोझ बन के आप ही को ले डूबेंगी। आप कहेंगे ये बोझ कहाँ से आ गया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे मैंने पिछले सेशन में ही अच्छे से समझाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते अपने बिलीफ्स को हर्ट करना, या आपको ये इम्पॉसिबल लगता है, तो आप स्वयं अपने माइंडसेट पे काम कर सकते हैं। मतलब नींव को छेड़ना नहीं चाहते हैं तो दीवारें सुंदर बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि घर छोटा है मगर लगता आलीशान है। अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए आप क्वेलिटी मेथड को यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे आपको किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, जो जैसा है ठीक है। बस मैं इसी बात का वेट कर रहा था। अब आप ही बताइए कि आपका फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट? अगर आप अब भी कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट, तो चलिए समझते हैं क्वेटी मेथड को। ये आपके कीबोर्ड के शुरू के 6 अल्फाबेट हैं। आप जितनी बार अपने कीबोर्ड को खोलेंगे, ये आपको दिख भी जाएगा और याद भी रहेगा। इसे आप डिसीजन मेकिंग टूल समझिए। क्यू मीन्स है राइट क्वेश्चन, डब्ल्यू का मतलब विंडो, ई मीन्स इफेक्ट मतलब आउटकम, R means reward, what you get, T means time duration और Y का मतलब your younger self। सबसे पहले है Q। Q से क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन या बैड क्वेश्चन इससे फर्क नहीं पड़ता, बस राइट क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि एक सही सवाल आपको क्लैरिटी देता है, आपकी चिंताओं को, समस्याओं को क्लासिफाई करता है और बांधता भी है, उनकी बाउंड्री सेट करता है, और किस दिशा में आगे बढ़ना है वो डायरेक्शन भी देता है। इसको ऐसे समझिए कि नए साल पे आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर आप में मोटिवेशन की कमी है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि जिम ज्वाइन करने से मुझे क्या मिलेगा? आपका मन कहेगा तेरे सब दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं, तू भी कर ले, थोड़ी बॉडी बन जाएगी तो फिट लगेगा, वगैरह वगैरह। आपको तब तक यही सवाल पूछते रहना है स्वयं से, जब तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिल जाए जो सत्य के करीब हो। जैसे अगर आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो आपका मन कह सकता है कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, या आप में इनसिक्योरिटी है, तो आपका मन आपको कह सकता है कि आप खुद को सेफ रख पाओगे, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, या किसी को खुद पे हावी नहीं होने दोगे। आपको ध्यान देना है कि आप खुद से क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। जैसे मेरी जॉब नहीं लग सकती, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं पैसे नहीं कमा सकता, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, मैं जो चाहता हूँ मुझे कभी नहीं मिलता, मेरे बस का कुछ भी नहीं, आई एम अ फेलियर, वगैरह वगैरह। ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा ये सब जवाब हैं उस सवाल के जो मन आपसे पूछ रहा है, वो भी लगातार। इस चेन को ब्रेक करके आपको मन से सवाल पूछना है। सिर्फ जवाब ढूंढने पे ही ध्यान ना दे, सही सवाल को भी ढूंढे। सबसे आसान तरीका तो ये है कि जो भी निगेटिव सेल्फ टॉक आपके मन में चल रही है, उन्हीं को सवाल बना दें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके मन में मैं फेलियर हूं चलता रहता है, तो आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि मैं क्यों फेलियर हूं,
मेरे लिए फेलियर के मायने क्या हैं, फेलियर होने में बुराई क्या क्या है। यकीन मानिए, जवाब मिलेगा, बिल्कुल सत्य की तरह कड़वा भी होगा। इसको दवा समझ के पी जाइए, वरना यह बीमारी बढ़ भी सकती है। आगे बढ़ते हैं। डब्लू डब्लू मीन्स विंडो। आप तो भली भांति जानते होंगे कि एक घर में खिड़कियां कितनी जरूरी हैं, जैसे रोशनी के लिए, ताजी हवा के लिए, बाहर देखने के लिए। ठीक वैसे ही जब भी हम फंसा हुआ महसूस करते हैं या ऐसा लगता है कि चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हैं, तो हमें दरवाजा ढूंढने से पहले एक खिड़की ढूंढनी चाहिए, ताकि हमें उम्मीद की किरण मिल सके, अ रे ऑफ होप, और घुटन से भी छुटकारा मिल सके। वो दीवारें जिन्हें हम तोड़ देना चाहते हैं, गिरा देना चाहते हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए हैं या हमें कैद रखने के लिए, ये भी हमें खिड़की ही बताती है। और जब कुछ समझ में ना आए तो मदद मांगने के लिए भी या निकल भागने के लिए खिड़की ही काम आती है। आगे है ई। ई मीन्स इफेक्ट या कहे आउटकम। आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्शंस का रिएक्शन क्या होगा या क्या हो सकता है, और कौन कौन इससे प्रभावित होगा। इसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि उस रिएक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर करने पे ध्यान दें। आपने सुना होगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। इसे आप अपनी गट फीलिंग या कहें अंतरात्मा की आवाज में सुन सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि आपका कौन सा डर दुख में बदल सकता है और क्या आप उसे झेल पाएंगे। बात करते हैं आर की। आर मीन्स रिवॉर्ड। वॉट यू वॉन्ट टू गेट एंड वॉट डू यू गेट। मतलब आप क्या पाना चाहते हैं और आपको क्या मिलेगा। थोड़ा सेल्फिश होकर आपको पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या मिलेगा। अपने मन पे जोर दीजिए और पूछिए कि इसमें आपका क्या फायदा है। जैसे, क्या क्लास में फर्स्ट आने पे आपको साइकिल मिलेगी? बीवी को सोने का नेकलेस दिलवाने पे क्या वो आपको थाईलैंड जाने देगी? या अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट करने से क्या आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा? सरल शब्दों में कहें तो मन में ये 3 शब्द बैठ जाने चाहिए, मुझे क्या मिलेगा। और जब आपको ये पता रहेगा तो आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे और आपके एफर्ट्स भी कंसिस्टेंट रहेंगे। आगे है टी। टी है टाइम ड्यूरेशन के लिए। क्या आप अपनी चिंताओं को, समस्याओं को, दुविधाओं को टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इनको टाइम बाउंड और टाइमलेस में डिवाइड कर लीजिए। और जो चिंता आपको टाइम बाउंड लगती है उनको पहले खत्म करिए। जैसे, आपका कोई लास्ट अटेम्प्ट है तो पूरा ध्यान पढ़ाई पे दीजिए, टाइमलेस को भुला दीजिए, जैसे प्यार मोहब्बत, यारी दोस्ती एटसेट्रा। जब हम समय के आधार पे अपनी परेशानियों को विभाजित करके देखते हैं तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देना है और किस पे कम। एक क्लैरिटी मिलती है। आखिरी है वाई। वाई है योर्स यंगर सेल्फ। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो आपके भीतर का बच्चा ही है जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी बनाता है। वो हद तोड़ मेहनत भी कर सकता है। उसे मंजिलों से नहीं, रास्तों से प्यार है। और वो बचपना ही है जो कभी नाउम्मीद नहीं होता। वो अपनी धुन में मगन रहता है और ये आपकी बोरिंग मॉर्निंग वॉक को भी मजेदार बना सकता है। और जब हम कुछ ऐसी परेशानियों से घिर जाते हैं कि दिमाग शून्य पड़ जाता है और सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, जैसे किसी और के गुनाहों की सजा मिलने पर, या जब कोई भरोसेमंद इंसान धोखा दे दे, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। अपने अंदर के बच्चे को देखिए, वो क्या कह रहा है आपसे। अगर रोने को कह रहा है तो रो के अपना मन हल्का कर ले और बिल्कुल ऐसे सो जाइए जैसे बचपन में पिटाई होने के बाद सोते थे। अगले दिन आपको अच्छा फील होगा। जब आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स की एनालिसिस करेंगे तो आप में ऑब्जर्वर माइंडसेट डेवलप होगा, जो सिर्फ आपकी ही नहीं
आपसे जुड़े लोगों की भी हेल्प करेगा। सबसे पहले आप इस मेथड को अपने छोटे से छोटे गोल को अचीव करने में इस्तेमाल करें, जैसे सुबह जल्दी उठने के लिए, रोज एक्सरसाइज या वॉक पे जाने के लिए, ताकि आपको ये पॉइंट्स भी याद रहे और आपको इसका अभ्यास भी हो जाए। जैसे अगर आप ये सत्य मान लें कि सुबह 1 घंटा जल्दी उठने से आपका दिन 24 की बजाय 25 घंटे का हो जाता है, तो आप इस एक्स्ट्रा 1 घंटे में जिम जा सकते हैं। राइट क्वेश्चन आप ही को ढूंढना है और फिर लगातार मन से पूछना भी है। विंडो भी है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी इंटरनेट पे। इफेक्ट और रिवॉर्ड्स तो आप जानते ही हैं कि क्या मिलेंगे आपको। टाइम बाउंड भी है, किया जा सकता है। और आपका यंगर सेल्फ शुरुआत में थोड़ा परेशान करेगा, मगर बाद में वही आपको सुबह जल्दी भी उठाएगा और जल्दी सोने को भी बोलेगा, मतलब कंसिस्टेंट रखेगा। और एक बोनस टिप, यदि आपके सर्किल में कोई ऐसा दोस्त या कलीग है आपका जो जब भी मिलता है तो अपनी समस्याएं उंगलियों पर गिनाने लगता है, तो उससे दूरी बना लें, क्योंकि वो अपनी चिंताओं और समस्याओं को एंजॉय करने लगा है। ये कमजोर माइंडसेट का लक्षण है। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने क्वेश्चंस एंड सजेशंस जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।